नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 27 अगस्त से नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी को देखते हुए प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की खोजबीन तेज कर दी है। लेकिन धरातल पर इस वक्त राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिर क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 27 अगस्त से नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी को देखते हुए प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की खोजबीन तेज कर दी है। दोनों ही दल लगातार दावेदारों की रायशुमारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रदेश कांग्रेस की एक नई गाइडलाइन ने दावेदारों की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और बीजेपी का जो स्तर गिरा है, जब अपोजिशन लीडर जूली और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा स्कूल में चेक करने के लिए गए, डीफ एंड डम्प स्कूल में, आपने अंदर नहीं घुसने दिया। कांग्रेस के अपोजिशन के 70 विधायक जा रहे हैं, आप घुसने नहीं दे रहे। किसी स्कूल में कोई पत्रकार जा रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई समाज सेवी जा रहे हैं, किसी पार्टी, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं भजन लाल जी शर्मा को, जो लाठी गोली की भाषा बीजेपी ने शुरू की है, वो लाठी की भाषा बीजेपी के लिए गलत है, वो बीजेपी की उल्टी पड़ेगी। दीग में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुल करके सामने आती नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह ने प्रभारियों की सूची जारी की, लेकिन इस सूची में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह का नाम नहीं होने से विवाद खड़ा हो गया। विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे हल्की मानसिकता का परिचायक बताया। बीजेपी में टिकट की दौड़ भी तेज हो गई, लेकिन इस बार टिकट के लिए सिर्फ बड़े नेताओं की सिफारिश या संगठन में पद काफी नहीं होगा। बीजेपी वार्डवार फीडबैक के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कौन है सबसे टिकाऊ और सबसे जिताऊ चेहरा। स्थानीय पकड़, जनसंपर्क, सामाजिक समीकरण और पिछले चुनाव का अनुभव, टिकट के फैसले में इन तमाम फैक्टर्स की पड़ताल होगी। आज अगर आप धरातल की बात करेंगे तो आपको चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आएगा और आम जनता के सहयोग से जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, निश्चित रूप से सभी जगह हम भारी बहुमत के साथ में हम जीतेंगे। निकाय चुनाव सिर्फ शहरों की सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव के बाद शहरी इलाकों में अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत करने की परीक्षा भी। मजबूत स्थानीय चेहरों को मैदान में उतारना पार्टी की रणनीति के 3 अहम हिस्से दिखाई दे रहे हैं। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो प्रदेश में निकाय चुनाव में क्या मजबूत जो टिकट प्रबंधन है वो जीत के नए समीकरण बनाएगा, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं अब वो लगातार हावी होते जाएंगे, उनकी अहमियत रहेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके तहत आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि निकाय चुनाव टिकटों का टेंशन चारों तरफ है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो या बीएपी हो। और सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि टिकटों का असंतोष ज्यादा, दूसरे का फायदा, यानी कि सबको लगता है कि हमारे अंदर सब ठीक है, दूसरे में ही सारी कमियां हैं। लेकिन धरातल पर इसका असर जो है वो टिकटों के ऐलान के बाद दिखाई देगा, कई जगह पर अभी से दिखने लगा है। वहीं सवाल नंबर 3, मेहनती नहीं जिताऊ जरूरी और चेहरा सबकी मजबूरी है। अब यही खोजबीन हो रही है कि आखिरकार कौन सा चेहरा है जो जिताऊ कैंडिडेट है, उसे की तलाश की जा रही है। लेकिन इस तलाश में कई तरह की गलतियां भी राजनीतिक दल करते हैं और जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। कई बार पार्टी को लगता है कि यही चेहरा जिताऊ है, उसके ऊपर असंतोष इतना ज़्यादा निकल करके सामने आता है। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से गाइडलाइन बनाई है कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस को लेकर के कि कोई भी दूसरे वार्ड का व्यक्ति किसी दूसरे वार्ड में अप्लाई नहीं कर पाएगा या वो कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं होगा। जो वार्ड का स्थानीय व्यक्ति है वही
कैंडिडेट होगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। हालांकि जनता लगातार यही कहती आई है कि हमारे वार्ड का ही निवासी होना चाहिए, वही वार्ड के बारे में सोचेगा। अगर दूसरे वार्ड से आकर के कहीं किसी को पैराशूट उम्मीदवार उतार देंगे तो आखिर क्या होगा, वो जीत तो जाएगा, लेकिन काम भी क्या होगा, इस पर भी जनता विचार कर रही है। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान, उनका परिचय करवा दूं। पंकज जोशी हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। नितिन सारस्वत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी हैं जयपुर से। आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सुधीर, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत आज करना चाहता हूं, क्योंकि अभी माहौल क्या है आखिरकार धरातल पर, और क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रही है बीजेपी, कांग्रेस और बाकी के भी तमाम दल जो निकाय चुनावों की तैयारी कर रहे हैं उनमें? देखिए, सत्ता पक्ष की बात करेंगे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए लिहाजा बीजेपी के सामने अभी फिलहाल चुनौती है कि क्योंकि भजनलाल सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव होगा वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत, जिसमें 309 निकायों के चुनाव होने हैं, 10 नगर निगम उसमें शामिल है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि टिकटों का बंटवारा अगर सही होता है तो जीत के गणित बैठ जाएगी। डबल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा है और 3 स्तरों पर अलग अलग जांच के बाद में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी का नाम तय होगा अलग अलग। कुल मिला के बीजेपी में ये जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस तरह से जैन जी वाला पूरा मामला चला, कांग्रेस का पूरा फोकस है 39 ईयर से कम लोगों को टिकट देने का, तो उनकी अपनी एक अलग गणित चल रही है कि जीत कैसे भी दर्ज की जाए, और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले का ये लिटमस टेस्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है। इस चुनाव को अपनी अपनी है, दोनों ही बात है, सिद्धांत अपने जगह है, लेकिन फिर भी टिकाऊ जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। पैराशूटी कोई नहीं होगा, दोनों पार्टियां बोल रही है, लेकिन पैराशूटी अंत में आते ही हैं जो अलग अलग समीकरणों के तहत आते हैं, जो कि चाहे सोशल इंजीनियरिंग कर दें या कुछ और कर दें दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन चुनावों पे दोनों की जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी नज़र भी बनी हुई है। बीजेपी ने तो अलग से एक पूरा दल बना दिया गया है, पूरा एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी यहाँ पे निगरानी रख रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बनाते हैं उस तरह से बनाई गई है। मैनिफेस्टो बनाए जा रहे हैं, स्टेट लेवल से लेके निकाय का खुद का मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। तो जीत का आंकड़ा वही तय कर पाएगा जो कि धरातल पे जिसकी मजबूत पकड़ होगी, लोगों में जानकारी होगी, लोग जानते होंगे। और एक सुधीर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि एक तो सरकार ने काम क्या करवाए 3 साल के अंदर, और दूसरा मजबूत और सही कैंडिडेट का चुनाव। ये बीजेपी के सामने चुनौती है, और कांग्रेस के सामने भी इसी तरह की चुनौती है कि अगर टिकट वितरण सही होता है तो धरातल पर मजबूत दिखेंगे। लेकिन बाकी दलों को लेकर के भी हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आप बने रहिए, मैं वापस से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ में पंकज जोशी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, और राजेश बुनकर जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलपी के प्रदेश के प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, जिसे अभी सुधीर बता रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती धरातल पर कितने काम हुए आप लोगों ने पिछले 2.5-3 साल के वक्त में सरकार बनने के बाद में, और टिकट वितरण सही से हो, क्या कुछ हो रहा है इसके लिए पार्टी में? देखिए हेमंत भाई, पार्टी ने लगातार जो है 3 साल काम किया, हर एक 100 दिनों से लेकर के लगातार जो है 1 साल की 2 साल की रिपोर्ट कार्ड जो है सबमिट किया, और बाकायदा बताया कि 2.5 साल बनाम 5 साल जो है हमने बाकायदा रिपोर्ट सबमिट करी। पूरी जो भजनलाल जी की सरकार है, जो काम किए, जो इतने बड़े काम जो सरकार में नहीं हो पाए थे, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे वो मेट्रो से संबंधित हो, चाहे वो रिफाइनरी से संबंधित हो, इस सरकार ने जो है इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि जिनके अंदर केवल ये नहीं कि आज का, लेकिन पूरा जो है राजस्थान का भविष्य जो है वो जो है साफ जो है दिखाई देता है। तो काम करने की जो बिल्कुल बात है, हम एक एक चीज का जो है रिकॉर्ड देंगे, एक एक चीज का जो है जनता तक लेकर के जाएंगे कि जो है माननीय भजनलाल जी की के नेतृत्व जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जमीन पर कितने काम किए हैं उन सबको लेकर के जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि टिकट के लेकर के, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 24/7 का संगठन है। आज चाहे बूथ स्तर से लेकर के, मंडल से लेकर के, शक्ति केंद्रों से लेकर के लगातार जो है वहां से जो फीडबैक आएगा, और बाकायदा जो है आप देखिए कि संभाग की जो हमारे पर्यवेक्षक है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, संभाग के प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, शहर के प्रभारी हैं, निकाय प्रभारी हैं, इन सबों की नियुक्ति की है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो रखी गई है वो रखी गई है पारदर्शिता, कि हर एक चीज की पारदर्शिता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में लगातार जो है संबंध है, और कहीं भी एक व्यक्ति के हाथ पे नहीं दिया है। जनप्रतिनिधि को भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी इस कमेटी में रहेंगी। तो ठीक। सब लोगों की सहमति से और सब लोगों के साथ ठीक। लेकर के टिकट का वितरण होगा और भारतीय जनता पार्टी जो है मैक्सिमम जो है बोर्ड बनाएगी। 309 में से लगभग 250 का लक्ष्य लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नितिन सारस्वत जी, मतलब आपके सामने भी यही चुनौती है, टिकटों का बंटवारा, सही चुनाव टिकट के प्रत्याशियों का इसी पर निर्भर है? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके अंदर मुद्दे और प्रत्याशी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार चुनावों से भाग रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारे 1.5-2 साल के काम का क्या नाम से परीक्षण है, और वो किस तरीके से उपचुनाव हारे, तमाम तरीके के प्रयास करने के बाद, प्रशासन को झोंकने के बाद, क्योंकि जनता के लिए कोई काम नहीं किया था। ये लगातार चुनावों के अंदर भागते रहे, कभी वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम से जो भी एक धोखा निकला, और तमाम तरीके के जो दावे गए वो छलावा निकला। कांग्रेस पार्टी लगातार ग्राउंड में पहले से तैयार थी, जनता के मुद्दे उठा रही थी। हमारा संगठन लगातार मजबूत था, जिस तरीके से संगठन को में तमाम पदों की नियुक्ति थी, कार्यकर्ता जोश में थे, और हम चाहे स्टेट चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पर्यवेक्षण कमेटी हो, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो, उसके माध्यम से, हमारे विधानसभा प्रभारियों के माध्यम से, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार हम उस चीज को तैयार कर रहे थे। अभी विधानसभा प्रभारी आए, उन्होंने आके अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दी, तमाम नेताओं ने रिपोर्ट दी, अभी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर भेजे जा रहे हैं। तो हम कुल मिला के पूरे तरीके से चुनाव के लिए अपनी तैयारी लगातार कर चुके थे और लास्ट फेज में चल रहे हैं। कुछ वेबसाइट बनाई गई है ताकि पारदर्शी तरीके से हर कोई अप्लाई कर सके। पूरे राजस्थान के अंदर एक वॉर रूम है जो 24/7 फंक्शनल है पूरे कांग्रेस में, सबसे अत्याधुनिक वॉर रूम, जो भी लगातार उसके ऊपर काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके का कुशासन राजस्थान की जनता ने झेला है, और वो लगातार वेट कर रही थी इन चुनावों का, ताकि ये बताया जा सके कि आपको काम करना पड़ेगा। आप झूठी झूठी मनगढ़ंत जो कहानियां बनाते हैं, जो आपने किसानों का हाल किया है, आपने जो शिक्षा का हाल किया है, जो आपने स्वास्थ्य का हाल किया है, जो आपने तमाम तरीके से कानून व्यवस्था का हाल किया, अब उस पर एक जवाब देने का मौका आया है जनता के पास। ठीक है बुनकर साहब, राजेश जी, बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, बीजेपी, कांग्रेस, एक सत्ता में है और एक विपक्ष में होते हुए भी एक पुरानी पार्टी है। कैसे आप इनसे निपटेंगे और आपके सामने क्या चुनौती है? क्योंकि इनका जहां तक स्ट्रक्चर है बना हुआ, संगठनात्मक ढांचा, उसके सामने तो आपका कुछ भी नहीं है। जी, हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष हम धरातल से कर रहे हैं। जैसा आपने भी देखा है, इनकी जो शिक्षा की नीति है, स्वास्थ्य की नीति है, सड़क देख लो, आज बारिश का देख लो, आज जयपुर में कितनी बारिश रही है, रोडें उधर करके पड़ी हुई है। इनको कोई इन सब चीजों से, जो जन के मुद्दे होनी चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे मजबूती के साथ में और जीतेंगे भी। इस बार हमारे चेयरमैन भी होंगे। पिछली बार भी हमने 2020 के लगभग जब भी चुनाव हुआ था तो उसमें भी हमारे अच्छे मतलब जिला परिषद सदस्य भी रहे थे। तो देखिए, संघर्ष हम कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका राजस्थान में हम निभा रहे हैं। विपक्ष कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और रही बात बीजेपी की जो नीतियां हैं, उनसे लड़ने का काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस के या बीजेपी के 80 दशक हो गए, 80 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज शहरी हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, सब त्राही कर रहे हैं। इनको रोड, पानी, बिजली, लाइट, पेट्रोल, यहाँ तक कि चीनी का जो भाव है वो देख लीजिए। आज भी एक अभी मैं फेसबुक पर देख रहा था, तो एक कोई स्कूल की छत फिर से ढही है, गिरी है। तो मतलब इनकी नजर में चुनाव, मतलब देखिए आप, इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये अपने, वो आपने कही ना इस बार कि इनके पास बड़ी बड़ी पार्टियां, तो ये बाहुबल है। मैं बुनकर साहब में वापस आपका रुख करूंगा। हो गया मित्र साहब, अब ओवरऑल अगर हम तमाम चीजों को देखते हैं तो धरातल पर राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मान करके चल रहे हैं और कौन किसमें कहां मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? चुनौती का अंदाजा इसी से, दोनों राजनीतिक दलों के सामने चुनौती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10,245 वार्ड है जिन पे इनको उम्मीदवार अपने तय निर्धारित करने, दोनों राजनीतिक दलों को। लेकिन अभी ये दोनों जने दावा कर रहे हैं कि एक वार्ड में 10 से ज्यादा इनके पास में दावेदार हैं। यानी इस समय राजस्थान के शहरी क्षेत्र में 2 लाख लोग हैं जो ये आवेदन कर रहे हैं इस बात का कि हम क्या नाम से पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पूरे राजस्थान का जो शहरी क्षेत्र है उसमें राजनीतिक माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों ही दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि साहब हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हम पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन हेमंत, आप देखिए, जब 27 तारीख से नामांकन होना है, अब नामांकन में मुश्किल से 4 दिन 5 दिन रह गए, तब किसी भी कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे।
अभी भी क्या नाम से जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने इस बात को माना कि अब कोऑर्डिनेटर जाएंगे, मतलब जो विधानसभा स्तर है या जिला स्तर पे कोऑर्डिनेटर जाएंगे, वो क्या नाम से रिपोर्ट देंगे 27 तारीख तक। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आखिर आप उम्मीदवारों की घोषणा कब करेंगे? जी, अब इसका जवाब भी मैं लूंगा, लेकिन एक टिप्पणी में सुधीर आपके पास फिर से आना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त आपको क्या लगता है कि कौन कौन से दल जो है इस समर में अपना हाथ आजमा रहे हैं? उनकी तैयारियों के हिसाब से सबकी टिप्पणियां आपने सुन ली है। देखिए, तमाम दल अपनी अपनी जो आजमाइश कर रहे होंगे, अपने अपने तरीके उनके टिकट बांटने के होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है यूथ को साथ लेने की, कि यूथ जिसकी तरफ जाएगा उसी की सरकार निकाय में बनेगी। ये पूरी तय हो चुका है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई अन्य हो, लगातार यूथ की चर्चा कर रही है कि यूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। इसलिए ये बात तो तस्वीर साफ हो जाती है कि दोनों पार्टियां यूथ को टिकट ज़्यादा देने वाली है। अब तस्वीर आती है कि मतदान कैसे होगा, क्या होगा, कौन देगा, वो मतदान के दौरान पता चलेगा। लेकिन अभी जो मित्तल साहब ने कहा कि इतने वार्डों की टिकट वितरण में कितना समय लगेगा, किस हिसाब से छटेंगे नाम, जब हम देखते हैं कि जब विधानसभा की 200 टिकटें बांटने में ही बहुत जोर आ जाता है, इतना लंबा लास्ट टाइम तक, लास्ट डे तक, यानी 2 घंटे तक, पहले तक नॉमिनेशन के 2 घंटे तक नामों की डिक्लेरेशन चलती रहती है। इतने बड़े महकमे में जयपुर की बात करें, जयपुर में 150 वार्ड है, 150 में अभी तक आवेदन 2,500 से 3,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। किस तरह छटनी होगी? क्या कोई एक कमेटी बैठ के इस तरह से देख सकती है? एक आवेदन को नहीं देखा जा सकता। अगर धरातल की बात करें तो पहले से जो ज़्यादातर लोग फिक्स हैं, जिन पे पहले से पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पहले से आते जा रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, उनका फीडबैक पहले ही ले लिया। जिस तरह से कांग्रेस ने भी अभी फीडबैक कि किस तरह का चुनाव, कौन जीतेगा, किस तरह जीतेगा, वो फीडबैक लेने का काम वो अब कर रही है। तो दोनों ही दल कमोबेश, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी प्रदेश की ये दोनों ही दल हैं, इनमें जो खास बात रहेगा कि जो उम्मीदवार वो होगा जो सबसे यंग होगा और जिसके पास सबसे ज़्यादा यूथ की पावर होगी, उसको ज़्यादा चांस यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं टिकट आवंटन में। जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले से ये तय है कि किसको कहाँ टिकट मिलना है? ये एक प्रोसीजर, ये प्रक्रियाएं सिर्फ एक दिखावा मात्र है कि लोगों को बताया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके? अधिकतर स्थानों पर ये तय हो चुका है जी, अधिकतर स्थानों पर यह चीज तय हो चुकी है दोनों ही दलों में। जहां विवाद की स्थिति या जहां बराबर के टक्कर के जो कह सकते हैं प्रत्याशी, एक ही पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं, तीनों ही बड़े प्रत्याशी के तौर पे हैं, उनमें मुकाबला होगा। जो अंदरूनी पार्टी के अंदर जिस तरह से होता है, खेमेबंदी होगी तो वहां होगी, बाहर दिखाई नहीं देगी वो कहीं भी। इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं सारस्वत जी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि क्या नाम से हमारे सुधीर शर्मा जी को कोई अलग रिपोर्ट मिली हो, पर मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर पारदर्शी तरीके से वेबसाइट लॉन्च की गई है, सबको क्या नाम से सबसे आवेदन मांगे गए हैं, वॉर रूम उस पर काम कर रहा है, प्रभारी जी लगातार विधानसभा प्रभारियों से, जिला अध्यक्ष से, तमाम नेताओं से, ग्राउंड स्तर पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कर रही है, विधानसभा प्रभारी वहां गए हैं, उपाध्यक्ष वहां गए हैं, जनरल सेक्रेटरी। तो इस लेवल पे मैं कह रहा हूं कि लगातार हम लोग तैयारी कर रहे थे और फीडबैक आता है कि कौन कौन से लोग क्या नाम से दावेदार हैं और कौन से मजबूत दावेदार है, कौन कांग्रेस के लिए वहां पे विनेबल है, कौन कांग्रेस की विचारधारा से सशक्त जुड़ा हुआ है, किसको देना पॉसिबल है, कौन कास्ट इक्वेशन में सेट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत में लागू होता है, तमाम तरीके की चीजों को नापा जाता है। दूसरी बात मैंने ये बताया कि आप ये कह रहे हैं कि अभी एसपी मित्तल जी ने कहा कि कोऑर्डिनेटर भेजे जा रहे हैं। अगर किसी भी पार्टी के अंदर मल्टी लेयर अगर चीजें हो रही हैं तो ये तो मेरे हिसाब से अच्छा है। क्या नॉमिनेशन डेट के बाद में कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन करेगा? नहीं करेगा। हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि वो कब वो ये इसलिए कह रहे थे कि इतने सारे जो हजारों की तादाद में बायोडेटा लोगों के रिक्वेस्ट हैं, उनको स्कैन कैसे किया जाएगा? एक बड़ी चुनौती है 2-3 दिन के भीतर। मैं वही कह रहा हूं कि हम लगातार ये प्रोसेस पहले से कर रहे हैं। ये कई लेवल पे मैं आपको बता चुका हूं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गई, जनरल सेक्रेटरी हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, लेकिन उनका क्या, जो अगर आप एक बात मान के तो चल रहे हैं कि इधर का उधर नहीं दिया जाएगा, दूसरे वार्ड का इसमें नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से विश्वेंद्र सिंह का ट्वीट आया वो उसकी चर्चाएं, ये क्या पहले से ही रुझान मिलने शुरू हो गए? नहीं, देखिए मेरी सुनिए तो सही पहले कंप्लीट। जब मैं कह रहा हूं कि अगर मल्टी लेयर पे अगर हम लोग कंफर्मेशन कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से आवेदन ले रहे हैं, वॉर रूम अलग से काम कर रहा है,
दोबारा से इलेक्शन कोऑर्डिनेटर को और एक और फिल्टर लगा के भेजा जा रहा है। तो ये तो एक पारदर्शी प्रक्रिया है ना, जिसके अंदर कहा गया कि यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसके अंदर कहा गया कि यूथ और क्या नाम से एक्सपीरियंस का समन्वय होगा, जिसके अंदर कहा कि वार्ड का कैंडिडेट रहा जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो और अच्छी प्रक्रिया और कांग्रेस के लिए नहीं, मेरा ये सवाल है कि आज जो विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है, तो सही, अगर कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक बात है, कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि ये इसी स्कैन प्रक्रिया का नतीजा पहले से मिलना शुरू हो गया क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर पूरे प्रदेश के अंदर अगर विश्वेंद्र सिंह जी की कोई नाराजगी उन्होंने व्यक्त करी, उससे दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया की तरह कोई नाराजगी, बीजेपी कह रही है कि देखो जी इनके तो फूट काम पहले ही कह रहे थे, वो तो बाहर भी आने लग गई है, या अभी कैंडिडेट तय नहीं हुए। और मैं ये कह रहा हूं कि नाराजगी अगर कोई एक नेता व्यक्त करता है तो मुझे नहीं लगता वो फूट है। फूट तो इस तरीके की होती है कि जहाँ पे सीएम खड़े होते हैं, कैबिनेट मंत्री किस तरीके के नारे करते हैं, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके की बातें, तो मैं उस चीज में नहीं जाने जा रहा, क्योंकि अब चुनाव हो रहा है। वो जवाब दे रहे हैं इसका, जोशी साहब जुड़ चुके हैं वापस। पंकज जी ठीक है, सुन लिया जी, मुद्दे इंपॉर्टेंट ठीक है, जिस तरीके से ठीक है, जयपुर के हालात देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके ठीक है, जोशी साहब जवाब दीजिए जल्दी से, समय नहीं जी। भाई इन्होंने कहा कि फूट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप खुद आज देख लिए डोटासरा जी की पोजीशन क्या है, अशोक गहलोत जी की क्या है, और इसके बाद में सचिन पायलट जी की क्या है, और कौन नेता रहेगा जिसके जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये क्या बिल्कुल तय है क्या? मैं कहा नहीं होगा। और इसी कारण से लगातार अभी आप देखे जाइए, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, और केवल जो है हमने खुद ने कहा कि जैसा उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे लोगों में से कैसे तय किया जाएगा। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाकायदा बूथ से लेकर के वहां तक हम लोगों ने बाकायदा सब लोगों से जो है डिटेल्स मांगी गई है। डिटेल के बाद में उनका जो है बाकायदा एनालिसिस करवाया गया है कि वो वहां कब से जो है रह रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है, क्या समाज में पैठ है, कब से हमारा कार्यकर्ता। हमने फिर एक बार कहा था कि हम कार्यकर्ता पर विश्वास करेंगे, कार्यकर्ता हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो उस पर टिकट देंगे, जो जिसका रहने वाला है वहां पर टिकट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, मैं कह रहा हूं आपको कि इस चीज के ऊपर 24/7 की पार्टी है। लगातार केवल यही नहीं, जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर भी इस चीज को देखती है। तो चुनाव जो है, हम कभी भी इसलिए नहीं कहा कि चुनाव जो है, वो तो कह रहे हैं कि आपके अंदर भी गुटबाजी है जो अरे भाई, इनको यदि इसमें भी गुटबाजी नजर आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि फिर तो लगेगा नहीं भैया ये गुटबाजी में और इसमें जो है इसको फर्क अभी टिकट डिक्लेयर होंगे तब पता चलेगा लोकतंत्र में क्या फर्क है, गुटबाजी में लोकतंत्र में क्या अभी फर्क जब है। टिकट डिक्लेयर कर देंगे तब दोनों का पता चलेगा। लेकिन वो आंखें गड़ाए बैठे हैं आरएलपी वाले कि जहां टिकट इनकी नहीं मिलेगी उनके ऊपर नजरें हैं क्या बुनकर साहब आपकी? बीजेपी कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमें कांग्रेस का कोई इंतजार नहीं है, हमारे पास बाकायदा सफिशिएंट बुनकर साहब हमें देखिए, हम कभी भी हमारे यहाँ से इनके देखिए इनके यहाँ की समीकरण छोड़ करके कोई आ जाए, मैं आता हूँ, एक मिनट वापस आ रहा हूँ। एक बार बुनकर साहब की टिप्पणी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के आरएलपी वाले भी नजरें जमाए हुए हैं कि कौन कौन से उधर से इधर आएंगे, जिनको टिकट नहीं देंगे उनको हम देंगे, ऐसा तो नहीं है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई अरे भाई अब देखो ये तो देखो हिम्मत भाई बड़ी चीज है। हिम्मत भाई इतना बड़ा ये वो है उसमें से ठीक है जोशी जी, पंकज जी ठीक है, पंकज जी काफी देर हो गई आपको, ठीक है, वो किसी भी हालत में दूसरी पार्टी नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। पार्टी में लोग उस टाइम से हैं जब पार्टी का शासन देखा नहीं था। हम दो लोगों से कैंडिडेट से शुरू हुए लोग हैं, जब भी थे तो तब भी हमारी जो है संगठन की ताकत उतनी ही थी, चाहे हमारी सरकारों में ताकत नहीं रही हो। ठीक है, वो कांग्रेस कह रही है कि ये वक्त बताएगा किसके कहां से कितना जाता है, ये तो टिकटों के ऐलान के बाद पता चलेगा। बुनकर साहब कैसे टिकट देंगे? लोकतांत्रिक पार्टी टिकट जिताऊ और टिकाऊ करती देश को देगी। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, हमारे 36 कौम के जो लोग हैं उनसे पूछ करके टिकट वितरित किए जाएंगे, जो जन समस्याओं को नहीं, मेरा सवाल था कि भाई इनके ऊपर भी आपकी नजर है क्या? जो बीजेपी कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिला उनका स्वागत आरएलपी में है, ऐसा कुछ है? देखिए पार्टियों का स्वागत तो और भी पार्टियां करते हैं, ये स्वागत है। मैं तो कहता हूँ ये सब लोग आए आरएलपी ज्वाइन करें, हम तो स्वागत करते हैं आपका। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत है जी, कोई दो राय नहीं है। तो कोई आप ये देखिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा सबको एक जनहित के मामलों से जोड़ते हुए, और जो कि हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अब इनकी तो राजनीति कोई धरातली है, कोई राजनीति तो है नहीं, ये बस बड़ी पार्टियां हैं इसलिए इनके पास लोग जाते हैं, टिकट लेने के लिए जाते हैं, कोई खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं। आपने कोई टिकट का क्राइटेरिया तय किया है क्या, या नेताजी के ट्वीट का इंतजार है? आपने कोई क्राइटेरिया तय किया आप लोगों ने मिलकर के?
नहीं जी, 36 को पूछ करके टिकट वितरित किए जाएंगे और इसमें कतई दो राय नहीं है। कोई शिक्षित होगा, समझदार होगा, जनता के बीच का होगा, जो जनता से मिला हुआ होगा, जानता होगा, जो इन मुद्दों से जुड़ा हुआ होगा, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। जी, तो किसका नुकसान करेंगे आप? हैं, क्या कह रहे हैं जोशी साहब? हेमंत भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों को नुकसान करेगी, दोनों का नुकसान करेंगे। आपकी सीधी चुनौती है अनुमान बेनीवाल से। देखिए, उन्होंने बता दिया, आप सच बोल दिया उन्होंने। हाँ। सच बोल दिया उन्होंने कि जीतने के लिए नहीं, हम नुकसान करने के लिए, और हम किस कारण से तो नुकसान भी तो समस्या है, पर आपकी खुशी बता रही है कि आप भी इसमें फायदा देख रहे हैं कि अनुमान बेनीवाल अगर जितने ज्यादा कैंडिडेट लड़ाएं उतना फायदा है। क्यों सारस्वत साहब? देखिए, मैंने आपको लगातार बताया, आज ही आपने न्यूज देखी होगी, जिस तरह के छात्रों और बच्चों की 37 योजनाओं में से 21 योजनाओं में तो 0 फंड अलॉट है। आपने खुद जयपुर शहर की हालत देखी है कि पिछले 2 साल के अंदर जयपुर शहर की क्या हालत हो गई। आपने एसएमएस अस्पताल में आपने क्या नाम से अंग ट्रांसप्लांट, गलत खून से मौत होता देखा, गलत दवाइयों से मौत होते हुए देखा, गलत इंजेक्शन मौत होते देखा। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से, किसानों का आपने देखा कि बाजरा एमएसपी पे खरीदेंगे, उसके बाद केंद्र ने मना कर दिया कि एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। 1.96 लाख करोड़ आज किसान। मैं बीच में नहीं बोला, देखिए यही दिक्कत होती है। पंकज जी लगातार बोलते रहे, ये जब आप भी बोले लगातार, पंकज जी बीच में चले गए थे तब आप भी बोले लगातार, ऐसा नहीं है। उनके बीच में नहीं बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला। नहीं, लेकिन आप किसी से रुके भी नहीं। नहीं, ये भी बात है। नहीं बोला किसी के। हाँ, पूरा कीजिए ना, जल्दी से पूरा कीजिए, पूरा मैं कीजिए। ये कह रहा हूँ कि जब किसानों की 1.96 लाख आप करोड़ जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो तमाम चीजें जो जिस तरीके की हालत है, हम उस पे जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वो इन्हीं मुद्दों के सामने ये लोग भाग रहे थे। अब जनता तैयार बैठी हुई है। आप इस चुनाव को जैसे ही ये वोटिंग होगी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं उपचुनाव में आपसे लगातार काम करता था, ठीक है, कहते थे कि नहीं मुख्यमंत्री जी भी हैं, वसुंधरा जी भी हैं, ये भी है। मैं कहा चलिए, मैं एक छोटी टिप्पणी में मित्तल साहब की जरूर उसके बाद खत्म करूंगा। मित्तल साहब, सबको सुन लिया आपने और सबकी स्ट्रेटेजी सुन ली, आखिरी टिप्पणी बताइए हमें आपकी, कौन कहाँ कितना मजबूत? हेमंत, जो ये पंकज जी जोशी के चेहरे पे खुशी है ना आरएलपी की वजह से, हाँ, वो इसलिए भी खुशी इनकी खुशी इसलिए भी और बढ़ रही है कि आरएलपी, बीएपी और एआईएमआईएम ये मिलके क्या नाम से चुनाव लड़ने की इनकी पूरी संभावना है, इनकी वार्ताएं हो चुकी है। यदि ये तीनों जन मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को क्या नाम से उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए पंकज जोशी हंस भी रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सुधीर जी ने जो बात रखी थी युवा मतदाताओं की, देखिए राजस्थान में कुल 5 करोड़ 43 लाख मतदाता। तो आप कह रहे हैं कि युवाओं पर, जो सुधीर जी कह रहे थे, युवाओं पर पूरा दारमदार टिका हुआ है और युवाओं को लुभाने के लिए सारी तैयारियां पार्टियां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का कुल मिलाकर के युवाओं पर नजर है, लेकिन धरातल पर हर वर्ग को खुश करने की और टिकट वितरण को लेकर के पार्टियों के अपने अपने प्लान हैं। किसका प्लान कितना कामयाब हो पाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा।